हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में और इसमें हिंदी के पोर्शन को हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हिंदी में देखा जाए तो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा जिसमें 50 क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले इसके 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया है तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जीएस का पोर्शन हो चुका है पूरा 30 प्रैक्टिस सेट। सॉरी, जीएस का पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 20 हो चुका है, 21 तक हो चुका है। और बाकी उसमें जो 8 बचे हैं वो हम आने वाले दिनों में उसको भी कंप्लीट करा देंगे, तो उसको भी देखिए। और ये चलिए आज हिंदी का ये देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। ठीक है, इसमें अधिसूचना है, परिपत्र है, कार्यालय आदेश है और पत्र है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, अधिसूचना। अगर हम देखें तो अधिकतर प्रयोग होता है अधिसूचना का भारतीय गजट में, सरकारी नियम और आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में किया जाता है अधिसूचना का प्रयोग। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है स्वर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आंसर ए पार्ट सॉरी सी पार्ट राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कंठित वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन चारों दिया गया है, इसमें से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंठ वर्ण के उदाहरण है? तो इसमें अगर देखा जाए तो बी पार्ट जो है, बड़ा आ, हा और विसर्ग जो होते हैं ये कंठ वर्ण के उदाहरण होते हैं। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तालब्य ध्वनि है? टा है, पा है, सा है और का है। इसमें से तालब्य ध्वनि कौन सी है? तालब्य ध्वनियों की अगर हम बात करें इसमें तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, शाह। ठीक है, इसके अलावा अन्य और तालब्य ध्वनियाँ होती हैं जैसे कि चा वर्ग। अब चा वर्ग में उसमें चा, छ, जा, झा सब आ जाता है। इसके बाद या है और शाह है। ठीक है, इसके अलावा छोटी ई और बड़ी ये दो स्वर भी तालब्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये इतना चीज़ें याद रखिएगा तालब्य ध्वनि के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानना है। भोजनालय, सच्चरित, तमोगुण, मनोहर। इसमें से किस शब्द में स्वर संधि है? तो इसमें अगर देखें तो ए पार्ट राइट हो जाएगा। भोजनालय में क्या है? स्वर संधि का यह उदाहरण है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। कौन सा स्वर है संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण। ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो भोजन प्लस आलय बनता है। भोजन प्लस आलय इसका दीर्घ संधि विच्छेद बनता है। और यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा मिलकर दोनों बड़ा आ हो रहा है तो दीर्घ हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दूसरा है सच्चरित, इसमें कौन सा संधि है? तो सच्चरित में देखा जाएगा तो व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि सत प्लस चरित इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस चरित्र बनेगा। और यहाँ पे दोनों मिलकर इसमें ता का लोभ हो जाता है। ता का लोभ होने पर यहाँ पे आधा चा आ जाता है, तो इस तरीके से व्यंजन संधि के उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा है तमोगुण। तमोगुण जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। ठीक है, तमह प्लस गुण इसका जो है संधि विच्छेद होता है। जहाँ पर ये दो बिंदियाँ आ जाती है वहाँ पर क्या होता है जो है ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार चौथा है मनोहर। मनोहर भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर आता है और ये विसर्ग के अंतर्गत हो जाएगा, यहाँ पर भी बिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। इसमें बैलगाड़ी जो रेखांकित किया है इसमें बताना है कि कौन सा समास है। बैलगाड़ी में समास की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा इसका, तत्पुरुष समास है इसका अंतर्गत। ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? जो प्रहार रेखांकित किया हुआ है ये किस प्रकार का है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या फिर अपव्यय है इस वाक्य में? तो ये कौन सा है? तो ये अगर देखा जाए तो प्रहार जो इसमें उपसर्ग के रूप में है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राम अनर्थ हो गया। रेखांकित शब्द के अव्यय बताना है, यानी कि राम राम रेखांकित किया हो तो ये किस प्रकार का अपव्यय है इसमें प्रयोग किया गया है? तो ये घृणा बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसमें। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम की बात करें तो माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो अमूल्य जो होता है शब्द ये तत्सम के अंतर्गत आता है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए।
तो इसमें अगर तद्भव देखेंगे तो आंसू शब्द जो आता है ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, आंसू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। इसमें से अर्ध तत्सम की बात करेंगे तो ना ही तत्सम रहे ना ही तद्भव रहे, उनके दोनों के बीच का। तो इसमें देखा जाएगा तो सी पार्ट जो चंद्र लिखा हुआ है ये अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से फारसी शब्द नहीं है। मलिदा, पैमाना, तनख्वाह, इस्तीफा, इसमें से कौन सा एक फारसी शब्द नहीं है, तो वो है इस्तीफा। इस्तीफा शब्द फारसी नहीं होता, ये अरबी शब्द का, अरबी भाषा का ये जो है शब्द है, तो अरबी हो जाएगा। और बाकी और सारे मलिदा, पैमाना, तनख्वाह जो फारसी शब्द हैं, तो आपका आंसर सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम आज सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना जो लिखा हुआ है ये शब्द किसका परिचायक शब्द है। ठीक है, सुहावना शब्द किसका परिचायक है ये बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखिए, इसमें अगर देखा जाए मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो इसमें सुहावना जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पतंग है, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द यह है, इसको बताना है कि ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है, यह जो है कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह जो है यहाँ पे पतंग को निश्चित कर रहा है कि ये मेरी है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों में अपने शेयर कर दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताइए कि विशेषण कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 में विशेषण कौन सा है, तो वो है पांचवा शब्द जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वो काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है इनसे। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द जो है अव्यय है, तो अव्यय पद इसमें नहीं शब्द होगा, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इसमें सुंदर शब्द जो है रेखांकित किया हुआ है, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, कारक है, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए सुंदर शब्द इसमें किस प्रकार प्रयोग किया गया, तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। आंसर जो होगा इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, सिर्फ एक काम रह गया, रेखांकित शब्द को बताना है। यहाँ पे सिर्फ जो रेखांकित किया हो इसको बताना कि क्या है ये, तो ये सिर्फ जो है इसमें एक तरीके से निपात के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनल शब्द किसका पर्यायवाची होता है, अनल। अनल की बात करें तो आग का होता है, अग्नि का होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखेंगे तो पावक भी होता है। ठीक है, अनल, आग, अग्नि, पावक, ये सब अनिल के। एक ये अनिल लिखा हुआ, तो अनिल और अनिल में कंफ्यूज में नहीं होइएगा। अनिल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका, हवा का। और अनल जब हो जाता है तो आग का पर्यायवाची हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आज अमावस्या है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। अमावस्या का सटीक विलोम बताना है। अमावस्या का विलोम क्या होता है, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। युग शब्द में कौन सी जोड़ी सही है इसमें से, नीरज, नीरद, पानी, जल, पति, पुत्र, धन, पूर्ण, इसमें से कौन सा एक सही शब्द जोड़ी लिखा गया है, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीरज, नीरद जो है सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाएगा वियोगिनी, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके भरोसे पर हूँ, यहाँ पे भरोसा जो लिखा हुआ है ये रेखांकित किया हुआ है, किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विषयवाचक शब्द के अंतर्गत आएगा, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, यानी कि इसमें बताना है को जो है किसका प्रसर्ग है, कर्म का है, करण का है, संप्रदान का है या अधिकरण कारक का है। तो को शब्द जो होता है ये कर्म कारक का प्रसर्ग होता है, आंसर जो होगा आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वधु का बहुवचन बताना है, क्या होगा, वधु का बहुवचन होता है वधुएं। ठीक है, जो कि ए पार्ट सी पार्ट में लिखा हो वधुएं, ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है अगर देखा जाए तो ये एक भाव प्रकट कर रहा है, तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो वाएँ तो मैं आ जाऊँ, वह प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, ये पूरा जो वाक्य है इसमें कौन से काल के प्रयोग में किया गया है ये, तो ये अगर देखा जाए तो ये जो है एक जो है क्या कहते हैं कि संदिग्ध वाला मामला है, मतलब कि वो आए तो मैं, मतलब कंडीशन बता रहा है कि वो आए तो मैं आ जाऊं, यानी कि इसमें हेतु मद ये भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाएगा, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीत का बहुवचन क्या होता है, तो रीत का बहुवचन रीतियाँ होता है, जो कि सी पार्ट में राइट लिखा हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीटी बजी और सभी प्रतियोगी तेजी से दौड़े व रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो ये अगर हम इसको देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, संयुक्त वाक्य का प्रकार होता है ये। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीर्घायु हो किस प्रकार का वाक्य है। दीर्घायु हो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक इच्छा अर्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किसमें त्रुटि की गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। कहाँ पर गलतियाँ की गई इसमें से। तो इसमें जो गुजर गई है लिखा हुआ, यह गलती है इसके तरीके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुभ फिर लिखा हुआ बराबर फिर लिखा हुआ बुरा रेखांकित चिन्ह को, यानी कि यहाँ पे जो बराबर चिन्ह है ये रेखांकित किया हो, तो ये इसको बताना है कि ये क्या है, ये किस प्रकार, इसका नाम क्या है। ठीक है। तो इसका नाम, इसको कहा जाता है तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह, वैसे तो बराबर कह देते हैं, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या होता है। संयोजक चिन्ह का एक और नाम उसको सामाजिक सामासिक चिन्ह कहा जाता है। वो किस तरीके से होता है, एक डंडी पड़ी सी जो लगी रहती है, इसको संयोजक चिन्ह कहते हैं जी। ठीक है। जैसे सीताराम, ठीक है, सीताराम, यहाँ पर बीच में एक चिन्ह लगा, तो ये जो है ये संयोजक चिन्ह हो गया। इस तरीके से ये इसको संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। इस मुंह में पानी आ जाना ये मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है कि ये क्या होता है। ठीक है। मुहावरे का अर्थ हमें बताना है कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है लालच हो जाना। ठीक है, लालच हो जाना, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबे दिन होत न एक समाना, इस लोकोक्त का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि समय जो है सब दिन एक समान नहीं होते, यानी कि समय परिवर्तनशील है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसको हम कह सकते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अनिर्वचनीय। इसमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। जल के समानार्थी शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो पानी होता है, नीर होता है, अम्ब होता है, लेकिन नल नहीं होता, तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आता। इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आता, तो इसमें से अगर देखेंगे तो बघेली जो होता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं इनमें से। ठीक है। हिंदी भाषा में कितनी प्रकार की बोलियाँ हैं, तो हिंदी भाषा में टोटल 18 प्रकार की बोलियाँ। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। दिया गया है साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजरस। ठीक है, यहाँ इसका हमें हिंदी अर्थ बताना है, क्या होगा। इसके हिंदी अर्थ की बात करेंगे तो इसका मतलब वैज्ञानिक ज्ञान अपने संकट पे है, अपने संकट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है अ हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अब 43 से लेकर 46 तक जो है गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़िएगा आप लोग, और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसको इस गद्यांश के अनुसार क्या कहा जाएगा, तो उसको कहते हैं उसकी सीमा नहीं है। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षितिज किसे कहते हैं। गद्यांश के अनुसार क्षितिज का अर्थ बताना, तो जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है, तो राइट आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या करना चाहिए, तो प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अष्टछाप के इनमें से कौन से कवि नहीं है। अष्टछाप की बात करेंगे तो अष्टछाप के कवि थे जिन्हों कहा जाता, तो इसमें से अगर देखा तो नाभा दास जो कवि हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो बिहारी जो होते हैं ये भक्तकाल के कवि नहीं है, बाकी सूरदास, रवि, कबीरदास और तुलसीदास ये तीनों भक्तकाल के कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ी चुनना है, इनमें से कौन सा सही जोड़ी है। जयशंकर प्रसाद, यामा, महादेवी वर्मा, ययात। ठीक है, तो देखिए यामा जो लिखा गया है रचना है ये लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा, जो कि ये गलत दिया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है महादेवी वर्मा ययात, तो ययात भी गलत लिखा। ययात जो लिखा गया है ये विष्णु सखाराम खांडेकर के द्वारा लिखित है। ठीक है, विष्णु सखाराम खांडेकर ने जो है ययात लिखा है, खांडेकर ने ययात लिखा है।
इसके बाद है नासिरा शर्मा त्रियाहट, तो त्रियाहट भी जो है ये रचना ये लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। किसके द्वारा? मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा जो है ये लिखा गया है त्रियाहट, ठीक है। और इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, तो ये राइट है। डी पार्ट क्या है? राइट है आपका। आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा लिखा है, ठीक है। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने जो है प्रस्तावित किया था? तो यार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था, तो आंसर इसका डी सी पार्ट राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।